कारोबार फैला हुआ था। और ख्वाजा रफ़ीक साहब जो हैं, जब एमए कॉलेज अमृतसर में पढ़ते थे तो कायदे आज़म के हुक्म पर उन्होंने उस वक्त जो पंजाब का उस वक्त जो पंजाब का वज़ीर आला था खिज़र हयात टवाना, उसके बारे में उन्होंने एक मूवमेंट चलाई और उसमें वो गिरफ्तार हुए थे। और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ, मेरे बहुत ही मोहतरम भाई ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फरमाया, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र ना थे। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ख्वाजा साहब पहला शब खून जो है वो अयूब खान ने नहीं मारा था। पहला शब खून मुस्लिम लीगियों ने मुस्लिम लीगियों के खिलाफ मारा था। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग छोड़ के अवामी लीग में क्यों शामिल हुए थे, एक सवाल है, इस पर ज़रा गौर करें। आप तब सब आप यहाँ पे सियासी कारकुन बैठे हुए हैं, अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनको पढ़ें, उनसे पूछें। अगर वो नहीं बता सकते तो इन्होंने एक छोटा सा किताबचा छापा हुआ, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब पाकिस्तान बन गया तो जो मुस्लिम लीगी थे ना, इसमें जो पहले शरीके सफ़र नहीं थे, जागीरदार, जो 1946 में हवा का रुख देख के मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, तो उन्होंने पुराने मुस्लिम लीगियों की टांग खींचनी शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ कि करारदाद दिल्ली के ज़रिए बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का अलंबरदार हुसैन शहीद सोहरवर्दी, उसको पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली से डी सीट कर दिया गया। आपको पता है डी सीट क्यों किया हुसैन शहीद सोहरवर्दी को, जो कि यूनाइटेड बंगाल का प्राइम मिनिस्टर था, जिसने खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिल्ली में कहा कि हम बंगाल को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और करारदाद पेश की और करारदाद मंजूर हुई। आपको पता है हुसैन शहीद सोहरवर्दी को डी सीट क्यों किया? डी सीट इसलिए किया कि उनका ताल्लुक था कलकत्ता से। कलकत्ता में मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, उनका कत्लेआम हो रहा था। वो कत्ल होते मुसलमानों को छोड़कर पाकिस्तान भागने की बजाय वहीं पे रह गए और उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम रोकने की कोशिश की। तो 3-4 महीने ऊपर हो गए। जब 3-4 महीने ऊपर हो गए तो आपकी जो ये पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कानून साज असेंबली, उसमें कानून पास करवाया गया कि इस असेंबली का जो मेंबर 6 महीने तक पाकिस्तान वापस नहीं आएगा वो डी सीट हो जाएगा। और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब वापस आए तो आईजी साहब गए उनके पास और उनको लेटर दिया और उनको मुल्क बदर कर दिया कि वापस चले जाओ इंडिया। वो इंडिया गए तो उधर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट उनके पीछे लग गया, वो वहां से फिर पाकिस्तान वापस आ गए। और फिर क्या किया उन्होंने, 1949 में उन्होंने अवामी लीग बनाई। उस अवामी लीग में शेख मुजीबुर रहमान भी चला गया और ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब भी चले गए। और ये जो एक मुस्लिम लीगी का एक जो सियासी कत्ल करने की कोशिश थी, इसने उस अवामी लीग को जन्म दिया जो आज बांग्लादेश की हुक्मरान जमात है। तो अगर आप मुस्लिम लीगी, अगर आप हुसैन शहीद सोहरवर्दी को मुस्लिम लीग से ना निकालते तो हो सकता है कि पाकिस्तान ना टूटता। तो इसलिए जब आप कहते हैं जी अयूब खान ने किया, तो अयूब खान ने तो बहुत गलत काम किए, लेकिन उसको जो एक्सक्यूज़ है, अपॉर्चुनिटी है, हालात, उसके लिए वो मुस्लिम लीगियों ने खुद पैदा किए। और ख्वाजा रफ़ीक साहब जो है, जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया 1958 में, तो ख्वाजा रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने उसके खिलाफ मज़ामत की और कभी भावलपुर की जेल में गए, कभी साहिवाल की जेल में गए, कभी लाहौर की जेल में बंद हुए। और उसके बाद फिर जब मोहतरमा फातिमा जना का इलेक्शन आया, तो ये भी एक बड़ी अहम बात है कि ख्वाजा रफ़ीक साहब जो हैं वो मोहतरमा फातिमा जना के साथ थे। ख्वाजा आसफ साहब के वालिद ख्वाजा सफदर साहब मोहतरमा फातिमा जना के साथ थे, और खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसको पंजाब में लोग गद्दार समझते हैं, वो फातिमा जना के साथ था। और गौस बख्श बजिंजो, जिसको पंजाब में लोग गद्दार समझते हैं, वो फातिमा जना के साथ था।
खैर बख्श मरी, जिसको आप कहते हैं कि जी वो आज़ाद बलूचिस्तान का हामी है, वो मोहतरमा फातिमा जना का चीफ सिक्योरिटी गार्ड था, वो चीफ सिक्योरिटी गार्ड था। और शेख मुजीबुर रहमान वो ईस्ट पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जना का चीफ पोलिंग एजेंट था। तो ये सारे लोग जो हैं ये मोहतरमा फातिमा जना के साथ थे। कौन फातिमा जना के साथ नहीं था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फातिमा जना के साथ नहीं थे, क्योंकि वो अयूब खान की मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे। और फिर जब कुछ अरसे के बाद जब इलेक्शन हुआ और मोहतरमा फातिमा जना को धांधली के ज़रिए शिकस्त दे दी गई, तो अयूब खान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें आप देखें कि ये जिन सब लोगों को गद्दार कहा गया, ये सारे के सारे कायद-ए-आज़म की बहन के साथ थे। और जो अपने आप को मुहिब वतन कहते थे, वो मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार कह रहे थे। तो ये जो गद्दार की पाकिस्तान में कहानी है, ये इसका आगाज़ जो है ये जनरल अयूब खान ने किया था। और जनरल अयूब खान जो है उसके दौर में डिसक्वालिफिकेशन, सियासतदानों को नाअहल करने का सिलसिला शुरू हुआ, पार्टियां तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अब इसमें बात यह है कि गौर करने की बात यह है कि ख्वाजा साहब कहते हैं जी कि पाकिस्तान में, तो ये सारे लोग जो हैं ये मोहतरमा फातिमा जना के साथ थे। कौन फातिमा जना के साथ नहीं था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फातिमा जना के साथ नहीं थे, क्योंकि वो अयूब खान की मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे। और फिर जब कुछ अरसे के बाद जब इलेक्शन हुआ और मोहतरमा फातिमा जना को धांधली के ज़रिए शिकस्त दे दी गई, तो अयूब खान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें आप देखें कि ये जिन सब लोगों को गद्दार कहा गया, ये सारे के सारे कायद-ए-आज़म की बहन के साथ थे। और जो अपने आप को मुहिब वतन कहते थे, वो मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार कह रहे थे। तो ये जो गद्दार की पाकिस्तान में कहानी है, ये इसका आगाज़ जो है ये जनरल अयूब खान ने किया था। और जनरल अयूब खान जो है उसके दौर में डिसक्वालिफिकेशन, सियासतदानों को नाअहल करने का सिलसिला शुरू हुआ, पार्टियां तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अब इसमें बात यह है कि गौर करने की बात यह है कि ख्वाजा साहब कहते हैं जी कि पाकिस्तान में इस वक्त हम जो मसाइल का शिकार हैं, इन मसाइल को हल कैसे किया जाए। तो ये मसाइल तो उसी वक्त हल होंगे जब आप ख्वाजा रफ़ीक साहब जो आपको बता गए हैं, आप उस पर थोड़ा सा अमल दरामद कर दें। 50% ना करें, 25% ही कर दें। यहाँ पे आपने उनके अक़वाले ज़री जो हैं वो लिखे हुए हैं ना, तो उसमें ये इधर जो लिखी हुई है एक जमहूरियत के बारे में उनकी उनका कॉल लिखा हुआ है, इसी पे अमल दरामद कर लें। जमहूरियत की जंग आप उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक आप अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं लेके आते। आपकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून में जमहूरियत है, ना पीपल्स पार्टी में जमहूरियत है, ना तहरीक इंसाफ में जमहूरियत है। हाँ, इलेक्शन कमीशन को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप एक जाली सा इलेक्शन ज़रूर करवाते हैं, लेकिन उस इलेक्शन में भी जो ओहदेदार जो है, जो सदर बनता है, नायब सदर बनता है, सूबाई सदर बनता है, जनरल सेक्रेटरी बनता है, वो सारे आप पंजाबी च कहते हैं ना वंड पाते हो तुसी। आप सही आदमी को ओहदा नहीं देते। और अगर कोई आदमी बहुत अच्छा ज़हीन हो, बड़ी अच्छी तकरीर करने वाला हो, बड़ा पढ़ा लिखा हो, तो ये उसकी बेचारे की खामी बन जाती है, ये उसकी खूबी नहीं बनती। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा माजरत के साथ कि ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब की बरसी पे अगर आपने सच बोलना है तो सच ये है कि आज पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए कमज़ोर है कि आपने पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को और पाकिस्तान की सियासत को जागीरदारों और सरमायादारों की लौंडी बना दिया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, ना सरमायादार थे ना जागीरदार थे। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, ना सरमायादार थे ना जागीरदार थे। तो ये एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की लीडरशिप जो है उसने पाकिस्तान बना के दिया और पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया जागीरदारों ने, सरमायादारों ने और फौजी डिक्टेटरों ने।
तो ये जो फौजी डिक्टेटर होता है, ये जब भी जमहूरियत का तख्ता उलटता है तो इसको जो सबसे पहले जो इसको इत्तेहादी मिलता है वो बड़े बड़े जागीरदार होते हैं और बड़े बड़े सरमायादार होते हैं।